नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी इस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को लेके आए हैं। ये सीरीज हमारी चल रही है ज्योग्राफी की, जो कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में इस तरह से दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अब आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ की घोषणा दोस्तों हो गई है, इसलिए आप पूरा मन लगा करके पूरे प्रैक्टिस को देखिए और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और आपका जैसा कि बताया जा रहा है कि मई में आपका एग्ज़ाम करवाने की बात की जा रही है, तो निश्चय ही बीपीएससी जो कहती है वो करती है। अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जो कहा वही हुआ है, इसलिए आप लोग मेहनत से इसको देखिए और कोई भी वीडियो स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो ढूंढ के लेके आता हूँ, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी में जिस प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है उसी प्रकार से मैं लेके आता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेट। ये 20 नंबर का सेट है, इसके अलावा बहुत सारे सेट मैं दे चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? क्या श्रीनगर में होती है, या मानेसराम में होती है, या चेन्नई में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों बताइए। तो यहाँ बात की जा रही है दोस्तों सर्वाधिक वर्षा की। जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो मानेसराम के मेघालय में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा मानेसराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी तो ये वाला हिस्सा होता है, पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। मानेसराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और मानेसराम में 1141 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह यानी लद्दाख है। और भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत के कोरोमंडल तट पर वर्षा मुख्यतः उत्तर पूर्व मानसून से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ वर्षा से रहे जो कि क्वेश्चन बनते हैं इससे। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शहर शामिल हैं? बताइए। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, या फिर आपका श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई और कोलकाता, या फिर दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु व लखनऊ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे की बात की जा रही है। ये निम्न राज्यों को जोड़ता है, जो कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन 4 राज्यों को जोड़ता है। जो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है, जो कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई दोस्तों हैं। और इसके अलावा 31 मार्च 1919 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई इस प्रकार है, दिल्ली से मुंबई और 1419 किलोमीटर, मुंबई से चेन्नई जो कि 1290 किलोमीटर, और कोलकाता से चेन्नई 1684 किलोमीटर, और दिल्ली से कोलकाता 1453 किलोमीटर। इसके अलावा भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर है। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का एक प्रभारी है, जो कि कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके रहे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? बेंगलुरु, या फिर आपका कांडला, या मुंबई, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों जो आजादी के बाद की बात की जा रही है, तो ये आपका बंदरगाह था, ये था आपका कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। कौन? कांडला। और 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। और कांडला बंदरगाह पर सरकार ने प्रथम मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया था। कहाँ? कांडला बंदरगाह पे। और इसके अलावा न्यू मैंगलोर बंदरगाह से मुख्यतः लौह अयस्क, ग्रेनाइट, काजू,
कहवा, लकड़ी, मछली, चंदन का तेल आदि का निर्यात किया जाता है। मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह से मुख्यतः सूती एवं ऊनी कपड़े, नमक, मछली, ग्रेनाइट, तंबाकू, चावल आदि वस्तुओं का निर्यात दोस्तों किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये दोस्तों आपका क्या भारत है या चीन है या दक्षिण कोरिया है या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। आपके ये क्वेश्चन तो सरल शायद लग रहे हो आपको, लेकिन इसके साथ जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं टॉपिकों से बने हैं आज तक, इसीलिए ये टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं। तो चावल की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चीन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन तो है ही है, और भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु निम्न उत्पादकता के कारण चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। चावल निर्यातक देशों में भारत का शीर्ष स्थान है और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल के 5 शीर्षस्थ उत्पादक देश हैं। कौन? पहला है आपका चीन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम। भारत का मुख्य खाद्य फसल चावल है और चावल का जन्मभूमि चीन को ही माना जाता है। चलिए अगला देश है। अगला है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी? क्या 1952 में या 1963 में या 1987 में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों बात की जा रही है वन नीति की, तो यह 1952 में लागू हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। और संशोधित राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी? जो 1988 ईस्वी में। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है? ये आपका देहरादून में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और भारत का सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है। और इंपीरियल फॉरेस्ट विभाग की स्थापना डिस्ट्रिक्ट बैंडिंग के सहयोग से 1864 ईस्वी में किया था। भारतीय वन नीति 1952 में कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 तक वन आवरण बढ़ाने का प्रावधान शामिल है। और स्वतंत्रता के बाद की अवधि में यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। और भारत में वन नीति भारत वन स्थित रिपोर्ट केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? गैलेना, क्यूप्राइट, बॉक्साइट या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों एल्यूमिनियम ये बॉक्साइट से निकाला जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और एल्यूमिनियम श्वेत रंग की एक धातु है और एल्यूमिनियम का उपयोग परिवहन, वाहनों, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं, पैकेजिंग, विद्युत मशीनरी, उपकरण इत्यादि के लिए किया जाता है। और एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व में 5 शीर्ष देश हैं। कौन कौन से? चीन, रूस, भारत, कनाडा, UAE। और मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार 2017 में। अगला है गैलेना, ये पुराना डाटा आपको बताया जा रहा है दोस्तों। गैलेना सीसा का अयस्क है और गैलेना सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से वितरित सल्फाइड खनिजों में से एक है। क्यूप्राइड Cu2O तांबे का अयस्क है। क्यूप्राइड तांबे का दोस्तों अयस्क है। तो ये कुछ और मेन फैक्ट इसके साथ है। चलिए
अगला है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये सारे आपके SCERT बेस्ड क्वेश्चन, NCERT और SCERT के बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो ये आपका पहला का कांगो है या मास्को है या वेनेजुला है या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आपका मिल्पा दोस्तों ये मास्को में मिल्पा के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे देश में क्या क्या जानते हैं देख लीजिए। कोनिको कहाँ बोलते हैं स्थानांतरित कृषि के नाम को? वेनेजुएला में। रोका कहाँ बोलते हैं? ब्राजील में। और मसोले कहाँ बोलते हैं? कांगो और मध्य अफ्रीका में। लदांग कहाँ बोलते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया में। अगला, तुग्या तैंग कहाँ बोलते हैं? म्यांमार में। चेना कहाँ बोलते हैं? श्रीलंका में। काइनिन कहाँ बोलते हैं? फिलीपींस में। तो इससे दोस्तों इस स्लाइड से क्वेश्चन बन चुके हैं, बहुत सारे जो है बने हुए हैं। 1 में भी बने हैं, 2 में भी बने हैं, 2 में और 3 में भी बन चुके हैं और 4th में भी बनने की संभावना है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर याद कर लेना। चलिए अगला है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रक्तहीन क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो दोस्तों की गई थी विनोबा भावे के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। देखिए, भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को पोचमपल्ली से वर्तमान तेलंगाना राज्य में हुई थी। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। उड़ीसा से ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन का उद्देश्य जमींदारों को अधिक भूमि का अधिग्रहण करना है। औद्योगिक क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है और गौरवपूर्ण क्रांति को भी रक्तहीन क्रांति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो गन्ना उत्पादन में जो भारत का वो दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गन्ना उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है और चावल जो है सबसे प्रथम स्थान चावल कहाँ है? चीन में। और गेहूं आलू का कहाँ है? ये भी चीन में है। और मक्का का प्रथम स्थान कहाँ है? ये अमेरिका में है। अगला, दूध मसाला का प्रथम स्थान कहाँ है दोस्तों? ये भारत में है। और सूरजमुखी का प्रथम स्थान यूक्रेन में है। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा भी लाभ आपको मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चंस लाता रहूंगा और सारे क्वेश्चन आपको NCERT और SCERT बेस मिलेंगे और एक क्वेश्चन के साथ आपको फैक्ट के रूप में कम से कम 4 से 5-6 क्वेश्चन इस प्लस ही मिलने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास को देखते हैं तो निश्चय ही आपको भूगोल में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और बहुत सारे मैं प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। अगर आप लोग ना देखे हो तो उसको भी देख लीजिए और आगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मैं ये सीरीज चलाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।